ज्ञान भी है, डेयरी साइंस भी इसी में है, तीनों चीजें हैं। उसके साथ इंजीनियरिंग भी है, उसके बाद आपकी सॉइल साइंस भी है, एग्रोनॉमी भी है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर भी है ना, और हार्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस भी है। तो बहुत सारे विषय हैं। तो आप केवल यहाँ समझिए, इसकी आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, उसको निकलवा लीजिए, पूरा लिखा लिखाया मैटर मिल जाएगा। रोज करते रहिए और आप जो है उसको याद करते रहिए। हम यहाँ पर केवल आपको दिखाते हैं और समझाते हैं, ठीक है। अगर हम लिखाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आपका पेपर अगर लग जाए कहीं, तो फिर कैसे कोर्स कंप्लीट हो पाएगा बताइए आप लोग, है ना। तो इसीलिए जो है आप इसकी पीडीएफ निकलवा के पढ़ते रहिए और बाद बाकी बताने का काम जो है वो हमारा है। तो हम बता रहे थे पवार नस्ल, अभी हमने आपको दिखाई दी, आपको काली चितकबरी थी, काले धब्बे थे और सफेद धब्बे थे, ठीक है। तो ये पवार नस्ल है, पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में पाई जाती है ना। तो ये इसका ओरिजिन प्लेस है। इसमें डार्क ब्रीड है, भारवाही नस्ल है, तो आयन की कोई हमें आवश्यकता नहीं, और ना ही ये ज्यादा दूध देती, 2-3 लीटर 4 लीटर करीबन ये नस्लें दूध दिया करती है, ठीक है। अब अगली बात है कैन कथा। तो कैन नदी का तट बांदा है ना, बांदा की ब्रीड है ये कैन कथा। इस नस्ल का प्राप्ति स्थल बांदा को कहा जाता है, या कैन नदी का तट। देखिए कैन कथा को अगर हम दिखाते हैं तो कैन कथा जो है, कैन कंथा लिखा जाता है इसे। कैन कथा है ना, कैन कथा अगर देखेंगे तो ये देखिए आ गई कैन कंथा है। ये देखिए बांदा की नस्ल है ना। इस तरीके से हल्की सी मटमैली काली ना, काली सफेद। अब देखिए इसमें भी आपको कहीं पर अडर देखने को नहीं मिलेगा कैन कथा में। देखिए बिल्कुल नील गाय है ना, तो इसीलिए ये दूध बहुत कम देती है। तो ये जो है भारवाही नस्लें हैं, और कहीं कहीं पर प्रदेश में इनको जो है पाला भी जाता है। इसलिए पाल लेते हैं कि अगर 2-4 लीटर दूध की आवश्यकता है तो हल्का फुल्का जो है चारा गांव में लिए गए, उसमें चराने के बाद और इसको जो है पाल लिया गया। लेकिन ये दाने आने पे ज्यादा जो है नहीं पाली जा सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा दाना भूसा देंगे तो ये इतना दूध तो देगी नहीं, तो किसान को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रीड है ये भारवाही, इसीलिए इसको भारवाही नस्ल कहा जाता है कैन कथा को। ज्यादा हल्की ठीक दिखाइए, लाइट ये ज्यादा पड़ जाता है ये वाली, ठीक है। तो ये विद्यार्थी को देख रहे होंगे, आपको सब सही दिखाई दे रही होगी, कैन कथा है। देखिए इसमें अडर नहीं है बिल्कुल, ये देखिए अडर यहाँ पर जो होना चाहिए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है आपको। साहिवाल में दिखाई दे रहा था है ना, हॉलस्टीन फ्रीजियन में दिखाई दे रहा था, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये भारवाही नस्ल हो गई है ना, इस तरीके की देखने में लगती है। यानी कि ये जो है काम करते हैं, केवल खेती किसानी का काम इनके जो है मेल्स उससे करवा लीजिए, बैलों से, तो हल जोतने के लिए प्रमुख रूप से ये काम करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी इनके काम बटे हुए होते हैं, जैसे पहाड़ों पर जहाँ पर गायें रहती हैं या और भी जानवर रहते हैं, तो वो बोझा ढोने के लिए यूज होते हैं कि बहुत सारा वजन नीचे से ऊपर पहाड़ पर चलाना है, तो इस तरीके के काम, बैलगाड़ी चलाना है, तो ये सारे काम जो है ये नस्लें कर देती हैं, ठीक है। और इनसे जो है और भी लेबर लोग बैलगाड़ी से कुछ चीज धोना, इधर उधर ले जाना, ये कराया जाता है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रमुख रूप से नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे इन्हीं पशुओं को। अब देखिए बुंदेलखंड रीजन की एक विशेष बात है कि इन पशुओं को ऐसे ही किसान जो है दूध देती नहीं है, और कभी कभी ये गाय गर्भित भी नहीं होती, क्योंकि देसी ब्रीड है, इनका खाना पीना मेंटेनेंस है नहीं सही। तो ये जो गर्भित नहीं होती है तो किसान इनको आवारा छोड़ देता है, और जब आवारा किसान छोड़ देता है तो इन्हीं को ही बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना पशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्ना पशु, क्योंकि इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, उनका कोई देखभाल करने वाला है नहीं बेचारों का, तो इन्हीं को कह दिया जाता है अन्ना पशु। तो अन्ना पशुओं की व्यवस्था बहुत है बुंदेलखंड रीजन में, बहुत खुले घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मेवाती या कोसी। मेवाती, दिस इज अ डबल पर्पस ब्रीड ऑफ काऊ। मेवाती या कोसी एक ही नाम है। क्यों कोसी भी से कहते हैं मेवाती को? क्योंकि इसका जन्म स्थान कोसी कला मथुरा को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोसी कला मथुरा को इसका जन्म स्थान माना जाता है, इसीलिए इस नस्ल का नाम है कोसी या मेवाती। ये द्विकाजी नस्ल है गाय की, और इसका जन्म स्थान है कोसी कला मथुरा, ठीक है। तो मेवाती दिखाते हैं आपको कैसी होती है मेवाती। देखिए इसको कोसी भी कहा जाता है मेवाती को, है ना। कोसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जन्म स्थान जो है, अब देखिए ये डबल पर्पस में है, बताया था ना डबल पर्पस। तो अयन आपको दिख रहा होगा, और भारवाही नस्लों का अयन दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा। अब जैसे ही हमने बताया डबल पर्पस है, आप खुद समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, इसका अयन आपको जो है देखने को मिल रहा है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा अयन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कैसी है? डबल पर्पस है मेवाती। इसी को कहते हैं मेवाती या कोसी, है ना। इसी को कहा जाता है कोसी या मेवाती ब्रीड है जो गाय की, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका जन्म स्थान कोसी कला ज्यादा पूछा जाता है, मतलब अगला नेक्स्ट देखेंगे अंगूल, है ना। ये अंगूल है, अंगूल, ये देखिए दक्षिण भारत की नस्ल है अंगूल, और ये बहुत छोटी नस्ल होती है ना। इसको नेल्लोर या गुंटूर जिला में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर या गुंटूर जिला है वही इसका ओरिजिन प्लेस है आंध्र प्रदेश में। अब देखिए ये बहुत छोटी ब्रीड होती है, देखिए इसकी सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड कहा जा सकता है, इसको सबसे छोटा ब्रीड कहा जा सकता है। और अंगूल अगर हम देखेंगे तो देखिए कैसी दिखने में होती है, बहुत छोटी होती है। सबसे नाटी ब्रीड इसी की एक आई है, जाति है अंगूल की ही,
है ना। वैसे तो ये अगर सामान हम देखेंगे तो दिखाई देगी आपको सामान्य तरीके में। देखिए ये इसकी नस्ल है ओंगोल। इसकी एक हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं। देखिए ये 1,20,000 में बिकी है, इसमें लिखा भी हुआ है इसका प्राइस, दिवाली का है। ये अंगोल है। ये देखिए बहुत सुंदर नस्ल होती है। अगर हम कहें कि गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है भारतीय नस्लों में, तो अंगोल है और सबसे छोटी भी होती है। इसी की एक ब्रीड आई है, सबसे छोटी, बहुत छोटी है, सबसे छोटी नस्ल है। देखिए सुंदर भी बहुत लगती है देखने में, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में और नेल्लोर जिले में पाई जाती है। इसी को कहते हैं अंगोल ब्रीड, ठीक है। तो ये भी भारवाही है। अगली देखेंगे कृष्णा घाटी। कृष्णा घाटी का मतलब है कृष्णा नदी की घाटी आंध्र प्रदेश, यानी कि कृष्णा रिवर जो है आंध्र प्रदेश में। हमने आपको जीएस की क्लास में बताया था कि कृष्णा रिवर जो है नदी कहाँ से निकली है, महाबलेश्वर से निकली है। हमने बताया था गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकली है, कृष्णा जो है वो निकली है महाबलेश्वर से। और उसके बाद अगर बात करें हम कावेरी तो ब्रह्मगिरी से निकली है, ठीक है। तो ये कृष्णा है, ठीक है। और कृष्णा घाटी, कृष्णा नदी की घाटी आंध्र प्रदेश में। तो ये कृष्णा रिवर हुई। नेक्स्ट देखेंगे खिल्लारी। तो खिल्लारी भी भारवाही है। सोलापुर, सतारा महाराष्ट्र में इसका जन्म स्थान माना जाता है। सोलापुर, कोल्हापुर ये दोनों जगह है महाराष्ट्र में, है ना। सतारा एक देखिए रियासत थी, यहाँ पर लिखा हुआ है सतारा रियासत थी और इसका विलय अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों के कब्जे में थी, फिर इसका विलय भारत सरकार ने अपने अंडर में लिया था इसको, सतारा को, है ना। फिर इसके बाद कंगायम। ये देखिए कंगायम कोयम्बटूर की नस्ल है। कंगायम से याद रखिएगा कोयम्बटूर। देखिए खिल्लारी को आपको दिखाते हैं। खिल्लारी थोड़ा अलग है ना। तो देखिए खिल्लारी 27 ब्रीड इंडिया में काऊ की विद्यार्थियों को पहचानी गई। ये आप ध्यान रखिएगा। कितनी हो सकता है कि कितनी ब्रीड इंडिया में काऊ की पहचानी गई है, तो 27। और वैसे अनडिस्क्रिप्टिव ब्रीड तो बहुत सारी, इनका डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक नस्ल का जो है क्रॉस दूसरी नस्ल से हो जाता है। ये देखिए खिल्लारी लगभग भारवाही देखने में सभी एक सी लगती है क्योंकि इनमें जो है मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। तो ये देखिए खिल्लारी, खिल्ला गाय लिखा हुआ है, नहीं गायब। गाय का मतलब है बहुत छोटा सा, तो बहुत कम दूध देती है ये। तो ये है आपकी खिल्लारी गाय, ठीक है। चलिए ये व्हाइट कलर होने की वजह से थोड़ा जो है सफेद रंग की गाय जो है कम दिखाई देंगी आपको। तो हमने आपको बता दिया पहले से ही कि नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। अगर एक लाइन किसी को लिखना है लिख लीजिएगा। नोट्स नहीं बनाने की, नोट्स आपको जो है इसी से प्रोवाइड हो जाएंगे, आपके जो है उसी में डाल दिए जाएंगे, उनको आप पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा, ठीक है। बार बार पढ़िए, हम केवल बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये कहाँ पर है, क्या है, कैसा है, बस। तो ये आपकी सारी की सारी भारवाही नस्लें हुई, जिसमें आपने अमृत महल पढ़ी, नेल्लोरी पढ़ी, पवार पढ़ी, गंगा तीरी पढ़ी, कैनकथा पढ़ी, और उसके साथ साथ आपने जो है मेवाती पढ़ी, है ना, खिल्लारी पढ़ी, अंगूल पढ़ी, कृष्णा घाटी पढ़ी, और कृष्णा घाटी के बाद आपने जो है कंगायम पढ़ी, है ना। तो बहुत सारी आपने जो है भारवाही। अब इनमें केवल आपको इतना करना है कि सारी नस्लों का जो है आपको ओरिजिन प्लेस याद रखना है, केवल जन्म स्थान कहाँ पर किस नस्ल का है, बस। इसके अलावा ज्यादा आपको जो है इसमें भारवाही में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे गाय की विदेशी नस्लों को। तो इनका थोड़ा थोड़ा हमें आपको वर्णन बताना पड़ेगा क्योंकि इनसे प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो विदेशी नस्लों के विषय में बात करते हैं। आइए देखते हैं विदेशी। देखिए विदेशी में 4 ही नस्लें प्रमुख हैं। एक तो है जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसकी उप प्रजाति है ओवरी ब्लांका, जो कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रमुख भैंस गाय है। और सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन विश्व में ओवरी ब्लांका ने दिया है, लगभग 66,000 लीटर के करीबन, है ना। ओवरी ब्लांका जिसका नाम है, तो वो जाति है, जो उपजाति है वो है होल्स्टीन फ्रीजियन की। और जर्सी बताया आपको बहुत प्रसिद्ध गाय है जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर। और उसके बाद आती है आपकी ब्राउन स्विस और वाराणसी, जिसका जन्म स्थान वाराणसी द्वीप समूह है। तो जर्सी का अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह इसका जन्म स्थान है, जर्सी नस्ल का। होल्स्टीन फ्रीजियन की बात करें तो हॉलैंड है ना। आयरशायर का बात करें तो स्कॉटलैंड है। और अगर ब्राउन स्विस की बात करें तो स्विट्जरलैंड है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी द्वीप समूह है। ये सारी की सारी नस्लें आपकी जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं, यूरोप महाद्वीप में पाई जाती हैं। और सभी गायों का आयन आप देखेंगे पूर्ण विकसित होता है। ये दूध बहुत अधिक देती है, लेकिन इनका दूध पतला बहुत होता है। पतला का मतलब जिसमें बसा की मात्रा बहुत कम होती है। केवल सबसे ज्यादा बसा होती है जर्सी में 5%, ठीक है, 5.3%। इससे ज्यादा विदेशी गायों में किसी गाय में बसा नहीं होती है। 5.3% जो बसा होती है वो केवल और केवल जो है जर्सी गाय में होती है। किसमें होती है? जर्सी गाय में होती है। उससे कम सभी विदेशी गायों में बसा होती है। और अगर बात करें कि सबसे कम किस विदेशी गाय में बसा होगी, तो जो सबसे ज्यादा दूध देगी उसी में सबसे कम बसा होगी। और सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन, तो उसमें बसा की मात्रा सबसे कम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्सी हो गई, होल्स्टीन फ्रीजियन हो गई, आपकी जो है आयरशायर हो गई, आपकी ब्राउन स्विस हो गई, आपकी वाराणसी हो गई। तो ये सब गाय की है जो है नस्लें, ठीक है। तो ये देखिए आ गई आपकी गाय की विदेशी नस्लों में बॉस टॉरस में। तो जर्सी, इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। क्या माना जाता है? इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है इसका इंटरेस्ट, ठीक है। और इस नस्ल का रंग देखिए पीला, जिस पर सफेद रंग के चिकट्टे होते हैं। देखिए पीला आपको विशेष ध्यान रखना है, और सफेद रंग के चिकट्टे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दुग्ध उत्पादन इसका जो होता है वो लगभग 4000 लीटर के करीबन होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि बसा की मात्रा 5.3% होती है। इतना ही आपको जो है याद रखना है। अब देखिए जर्सी को अगर हम दिखाएं आपको, तो चित्र आप देखिए जर्सी का।
ये देखिए जर्सी, बताया था ना इसका रंग हल्का सा पीला होता है। ये देखिए बहुत स्मार्ट गाय लग रही है। ये है जर्सी, ठीक है। अब देखिए इसका अयन, और वहां देख रहे थे आप अयन जो है उसमें दिखाई नहीं दे रहा था देसी वाली भारवाही में, और इसका अयन देखिए कितना बड़ा है ना। तो ये जर्सी है, देखिए पेट है, पेट का लगभग एक हिस्सा तो है ना, मालूम पड़ रहा है इसका, है ना। तो ये जर्सी है। देखिए हमने बताया था रंग हल्का सा पीला होता है, तो देखिए पीला रंग लिए हुए, ये प्योर जर्सी है, इसी को जर्सी कहते हैं। अब इसकी कुछ क्रॉस हो गए हैं तो वो जर्सी नहीं है, जरसिंध जैसे है। जरसिंध वो क्रॉस है इसका, जर्सी और लाल सिंधी का जो क्रॉस है, जर्सी सांड का जो लाल सिंधी गाय जो है, लाल सिंधी का फीमेल के साथ क्रॉस हुआ है तो उसको जरसिंध कह दिया गया। तो जो प्योर जर्सी नहीं ला, ये जो है ये प्योर जर्सी है, देखिए पीले कलर की है, ये प्योर जर्सी है, ठीक है। तो ये जर्सी आप देख रहे होंगे, टैगिंग इसके कान पर की गई, इसका बीमा है गाय का, ठीक है। चलिए तो ये है आपकी जर्सी, हमने दिखा दी है। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पीला है, जिस पर सफेद रंग के चिकत्ते भी हो सकते हैं। कभी कभी इसका रंग हल्का लाल से बादामी तक होता है, हल्का लाल भी हो सकता है, बादामी भी हो सकता है, लेकिन बेसिक कलर जो है इसका पीला होता है। लाल बादामी के भी कुछ पशु इसके जो है देखने को मिले हैं। और इसका ओरिजिन प्लेस जो है जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। इंग्लैंड का कौन सा द्वीप समूह? जर्सी द्वीप समूह, ठीक है। तो ये बातें इतनी हो गई जर्सी के विषय में। अब अगली ब्रीड हम अगर देखें तो हॉलिस्टन फ्रीजियन। तो हॉलिस्टन फ्रीजियन का हमने बताया था जन्म स्थान जो है हॉलैंड है, और ये नस्ल विश्व की सबसे ज्यादा दुग्ध देने वाली गाय की नस्ल है। इसकी एक प्रजाति और है, वो पूछी जा सकती है, ओबरी ब्लांका। वो 600 लीटर तक एक ब्यात काल में दूध दी है। लेकिन अगर हॉलिस्टन फ्रीजियन की हम बात करें तो 5000 से 6000 लीटर तक दूध देती है, और इसके दुग्ध में वसा की प्रतिशत मात्रा 3.5% के करीबन पाई जाती है। और इसके शरीर पर लाल और सफेद, काले और सफेद रंग के जो होते हैं चकत्ते होते हैं। देखिए हॉलिस्टन फ्रीजियन को हम देखेंगे फिर दोबारा से एक बार। हॉलिस्टन फ्रीजियन देखिए कितनी बड़ी नस्ल होती है, हॉलिस्टन फ्रीजियन। देखिए हॉलिस्टन फ्रीजियन, एक और हॉलिस्टन फ्रीजियन। देखिए ये है हॉलिस्टन फ्रीजियन। ऐसी ही आपने भारत में जो है क्रॉस देखा होगा, वो करण फ्राइज है ना। वो क्या है? करण फ्राइज और करण स्विस क्रॉस आपने देखे हैं जो इस तरीके के, लेकिन प्योर हॉलिस्टन फ्रीजियन यही है। अब देखिए इसका आयन आप देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। और ये हमें लग रहा है क्रॉस की ही फोटो डाल दी है, प्योर हॉलिस्टन फ्रीजियन की फोटो है नहीं, है ना। ये करण फ्राइज है ना। प्योर हॉलिस्टन फ्रीजियन की फोटो ये जो है हमें लग रहा नहीं है, क्योंकि करण फ्राइज और हॉलिस्टन फ्रीजियन में अंतर है। ये क्रॉस ब्रीड है ना। और अगर देखेंगे ये जो है क्रॉस ब्रीड है, चलिए देख लीजिए इसी को, है ना। ये देखिए ये जो है हॉलिस्टन फ्रीजियन है आपकी, ठीक है। इस तरीके की होती है, इसी की बहुत सारी इसी तरीके की आपको गाय देखने को इंडिया में जो मिलती हैं, वो हॉलिस्टन फ्रीजियन की क्रॉस है, चाहे करण स्विस हो चाहे करण फ्राइज हो। दोनों जो नस्लें मिलती हैं वो दोनों जो है क्रॉस है। और ये आपकी जो है प्योर हॉलिस्टन फ्रीजियन दिख रही है, ठीक है। देखिए इसकी जो सिरा है जिससे ब्लड आ रहा है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा देती है। तो इस तरीके की गाय आपकी हॉलिस्टन फ्रीजियन दिखती है। आगे देखिए अगली नस्ल। नेक्स्ट अगली नस्ल आपकी है आयरशायर। तो आयरशायर हमने बताया था इसका जन्म स्थान स्कॉटलैंड को माना जाता है। और ये नस्ल जो है दुग्ध उत्पादन में ये भी अच्छी नस्ल है, 4800 लीटर देती है। और इसके दुग्ध में 4 से 4.5% के करीबन बसा पाई जाती है। और इसके शरीर पर लाल रंग और सफेद रंग के चिकत्ते होते हैं, लाल और सफेद। देखिए आयरशायर की अगर हम बात करें, आयरशायर देख सकते हैं कैसी होती है। देखिए आयरशायर आ गई। तो इसमें हमने बताया था लाल से लेकर के और पीले रंग के चकत्ते होते हैं, लाल और सफेद, है ना। लाल सफेद चकत्ते, देखिए ये आ गया आपका लाल और सफेद चकत्ते, ठीक है। पूरा का पूरा आपका उदाहरण यहीं पर मिल गया। ये आयरशायर आ गई, ठीक है। देखिएगा आप आयरशायर, लाल और सफेद चकत्ते हैं, इसी को हम आयरशायर के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये है, हमने बताया था ना, उसमें लिखा हुआ है कि लाल और सफेद रंग की बॉडी पर चकत्ते होते हैं, उसी को आयरशायर कहते हैं। देखिए लाल और सफेद रंग के चकत्ते हैं इसकी बॉडी पर, ये लाल है ये सफेद है, लाल है सफेद है, तो इसी को आयरशायर कहते हैं। और देखिए इसका आयन देखिए आप कितना बड़ा है, ये 4800 लीटर दूध दे रही है इसी की वजह से। नहीं तो ये जो है जो भारवाही की तरह होती तो उतना दूध नहीं दे पाती, ठीक है। तो ये आयरशायर हो गई। चलिए आगे देखते हैं, स्कॉटलैंड में इसका ओरिजिन प्लेस है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट
लास्ट आपकी ब्रीड बची है ब्राउन स्विस। तो जैसा कि इसका नाम है ब्राउन, तो ये इसका रंग भी होता है भूरा और इसका जन्म स्थान है स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड भी यूरोप कंटिनेंट का ही देश है और इसका रंग होता है कैसा, भूरा, ब्राउन स्विस। जैसा कि इसका नाम वैसे ही इसका जो है कलर, ठीक है। तो ब्राउन स्विस जो है पाई जाती है स्विट्जरलैंड में, इसका रंग होता है भूरा और ये 5000 लीटर प्रति ब्याज काल में दूध देती है। 4% दूध में फैट होती है और 13.5% इसमें जो होता है सॉलिड नॉट फैट, जिसे SNF कहते हैं, ठीक है। 13.5% इसमें पाया जाता है सॉलिड नॉट फैट। तो अगर हम ब्राउन स्विस की बात करें, आपको अगर दिखाएं ब्राउन स्विस नस्ल को, तो ब्राउन स्विस है ना। अगर ब्राउन स्विस की हम बात करें तो देखिए भूरे रंग की कुछ दिखाई देगी आपको, जैसा नाम वैसे ही काम, ठीक है। कोई उसमें आपको परेशान होने की गाय में दिक्कत नहीं है। देखिए ब्राउन स्विस, जैसा इसका नाम हुआ ब्राउन स्विस, वैसे ही इसका जो है कलर है भूरा, ठीक है। ये देखिए ये है ब्राउन स्विस, ये क्या है, ब्राउन स्विस। देखिए भूरे रंग की दिख रही होगी आपको, ये है आपकी ब्राउन स्विस, ठीक है। भूरे रंग की गाय, हल्की सी भूरा और कुछ सफेद भी हो जाता है कहीं, लेकिन मेन रूप से भूरी कही जाती है, तो इसी को ब्राउन स्विस कह देते हैं, ठीक है। और ये भी 5000 लीटर तक जो है दूध दे देती है एक ब्याज काल में और इसके दूध में 4% फैट होती है और 13.5 के करीबन जो होती है सॉलिड नॉट फैट होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ब्राउन स्विस। चलिए आगे देखते हैं। अब एक वाराणसी नस्ल भी होती है इसकी, उसका जन्म स्थान जो है वाराणसी द्वीप समूह को माना जाता है, ठीक है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं हम भारत में क्रॉस ब्रीड के विषय में। देखिए क्रॉस ब्रीड बनाई क्यों गई, पहली बात तो ये थी कि प्योर ब्रीड जो है, प्योर जो गाय की नस्ल है उसको, प्योर विदेशी जो गाय की नस्ल है, पहली बात तो देसी नस्लों ने भारत में दूध देना कर दिया बंद। प्रमुख रूप से दूध देने वाली नस्लें भारत में बची केवल हरियाणा, थार पारकर और आपकी शाहीवाल, है ना। शाहीवाल खैर पाकिस्तानी नस्लों के, उसमें ज्यादा जो है दुग्ध उत्पादन के लिए विशेष थी नहीं। अब बात आती है कि गिर और देवनी बची, तो ज्यादातर और दुग्ध की मात्रा चाहिए थी इंडिया में ज्यादा, तो इसका क्या कराया वैज्ञानिकों ने, क्रॉस कराया इस नस्ल का। क्या कराया, क्रॉस कराया, क्रॉस ब्रीड इसकी बनाई। तो क्रॉस ब्रीड में क्या किया कि जो विदेशी नस्ल अगर डायरेक्ट हम भारत में लाते तो यहाँ की जो है जलवायु के अनुसार वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए हमने नस्ल को जो है क्रॉस करा दिया, यानी कि भारतीय नस्लों को विदेशी नस्लों के साथ जब क्रॉस कराया तो उनमें भारत में रहने के लिए जलवायु की दशाएं भी हो गई और उसके साथ साथ में उन नस्लों ने क्या किया कि दुग्ध उत्पादन बहुत दिया। दुग्ध उत्पादन इनका जैसे हो गया है बीच का निकला है, आप करें जैसे भारतीय नस्लें 9 लीटर 10 लीटर तक देती थी और विदेशी आपकी 30 लीटर दे रही है। तो इसके बीच में देखिए भारतीय नस्लें अगर हम देखें तो 9 से 10 लीटर दे रही है भारतीय नस्लें, और अगर हम देखें दूसरे शब्दों में तो विदेशी नस्लों की अगर हम बात करें तो 30 लीटर दे रही हैं। और इनका दोनों का अगर हम क्रॉस करा देंगे तो रास्ता हमारा जो है बीच का निकल के आ जाएगा आपका वही 20 लीटर 25 लीटर के करीब। तो 20 से 25 लीटर वाला जो रास्ता आ गया यही आपका हो गया क्रॉस, ठीक है। इसी को हमने क्या कह दिया, क्रॉस ब्रीड, यानी कि रहने के लिए भी उत्तम हो गई भारत में और साथ साथ में क्या हुआ, दुग्ध उत्पादन भी हमारा देश का जो है बढ़ गया। इसीलिए क्रॉस ब्रीड को जो है भारत में अपनाया गया। एक देखिए क्रॉस है इसमें जर्सिन, जर्सी क्रॉस लाल सिंधी, करन स्विस है, करन फ्राइज है। करन स्विस जो है शाहीवाल और हॉलस्टाइन फ्रीजियन का क्रॉस है और करन फ्राइज जो है वो थार पारकर और हॉलस्टाइन फ्रीजियन का क्रॉस है, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस आपको याद रखने हैं, अभी तीनों आगे जो है लिखे हुए होंगे, ठीक है। इसी में देखिए लिखे हैं, देखिए भारत में संकर नस्लों के ऊपर पहला कार्यक्रम 1920 में हेंडरसन के द्वारा बंगलौर में चलाया गया। इसके बाद लिखा है संकर गायें देसी गायों की अपेक्षा अत्यधिक दूध का उत्पादन करती हैं। संकर गायें जो हैं वो देसी गायों की अपेक्षा अत्यधिक दुग्ध का उत्पादन कर रही है। देखिए देसी गाय और संकर गाय में क्या था कि हमने अभी बताया था आपको अंतर कि भारतीय गाय 10 लीटर तक अगर मिल्क काऊ होगी यानी कि दुधारू होगी तब भी दे पाएगी। अगर हम वही क्रॉस ब्रीड ले लेते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम तक हमारा दूध दे रही है, तो दूध उत्पादन में अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इसका पहला कार्यक्रम जो है 1920 में हेंडरसन के द्वारा बंगलौर में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत की प्रमुख क्रॉस ब्रीड के विषय में अगर हम देखेंगे तो करन स्विस है, करन फ्राइज है, जर सिंध है ना। तो ये 3 क्रॉस ब्रीड है प्रमुख रूप से। इनमें देखिए ये जो है ये मादा है, भारतीय नस्ल हमेशा मादा रही और ये जो है नर रहा। ये मादा रही, ये क्या रहा, नर रहा। ये मादा रही, ये क्या रहा, नर रहा, ठीक है। तो ये नर मादा का इस तरीके से क्रॉस हुआ, यानी कि करन स्विस जो है शाहीवाल क्रॉस हॉलस्टाइन फ्रीजियन हमने बताया था आपको। करन फ्राइज जो है ये थार पारकर क्रॉस हॉलस्टाइन फ्रीजियन है और जर्सिंध है, जर्सी क्रॉस लाल सिंधी है। तो इस प्रकार से विदेशी नस्लें जो है हमारी क्रॉस में प्राप्त हुई। अगर इन नस्लों को हम आपको दिखाना चाहें तो एक बार देख लीजिए करन फ्राइज को, करन फ्राइज देखिए ये क्रॉस है, ये देखिए। अब देखिए उसमें स्पॉट ज्यादा आ रहे थे, ये देखिए ये देखिए क्रॉस ब्रीड हो गई, है ना। कैसी ब्रीड हो गई, क्रॉस हो गई। तो इस तरीके की नस्लें आपको इंडिया में देखने को मिलती होंगी। ये करन फ्राइज है ना, फ्राइज है, तो इसी को क्रॉस ब्रीड के रूप में देखा जा रहा है इंडिया में। ये देखिए इस तरीके की नस्ल है और अच्छी अगर देखना चाहें क्रॉस ब्रीड है ना, ये लगभग हॉलस्टाइन फ्रीजियन की तरीके से ही लग रही है ना। ये देखिए करन फ्राइज है, थार पारकर और ये जो है हॉलस्टाइन फ्रीजियन का क्रॉस है करन फ्राइज,
ठीक है, तो उसी की तरह सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर हम यहीं पर जरसिंध की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जरसिंध, तो देखिए जरसिंध, देखिए लाल सिंधी और जर्सी का क्लास है जरसिंध, तो उसी की तरह जर्सी जैसे पीली होती थी हल्की और लाल सिंधी, तो लाल पीले कलर का रंग आएगा। देखिए आप जरसिंध काऊ, तो जरसिंध को अगर हम देखेंगे तो लाल पीले कलर का या उसका मिलवा कोई कलर होगा। देखिए आ गई, देखिए ये लाल है या पीला है, दुर्लभ है। देखिए लाल और पीले कलर की गाय आ गई, लाल रंग आ गया इसके ऊपर, तो ये जरसिंध हो गई, क्योंकि जर्सी और लाल सिंधी की क्रॉस से बनी है ना। देखिए इस तरीके की है, तो आपकी नस्लें जो है अगर आप पढ़ेंगे कायदे से तो आप दूर से ही समझ जाएंगे कौन सी ब्रीड है। ये देखिए क्लास हो गया जर्सी और लाल सिंधी, हमने बताया लाल और पीला क्लास हुआ, डोमिनेंट लाल रहा, तो ये हो गई लाल सिंधी। ठीक है, आयन देखिए कितना बड़ा है, देसी से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये क्लास है, अत्यधिक दूध देगी। ठीक है, तो इसीलिए क्लास कराया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है विद्यार्थियों, अगला है भैंसे। तो भैंसे हमने आपको बताई थी दो तरीके की ब्रीड्स हैं इंडिया में, एक तो है जो है स्वार्म बफेलो, दूसरी है वाटर बफेलो, है ना। दो तरीके की है, एक तो स्वार्म बफेलो है यानी कि दलदली भैंसे, और दूसरी जो है वाटर बफेलो है यानी कि जली भैंसे। तो दलदली भैंसे जो है अफ्रीका में पाई जाती है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n=48 होती है, और जो वाटर बफेलो होती हैं वो भारत में पाई जाती है, यानी कि जली भैंसे या तैरने वाली भैंसे इनको कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n=50 होती है, और जो वाटर बफेलोज होती हैं इनका साइंटिफिक नेम होता है बोवालिस बोवालिस, और जो स्वार्म बफेलो होती है यानी कि दलदली भैंसे होती हैं उनको कहते हैं बोवालिस आर्नी। ठीक है, तो बोवालिस आर्नी और बोवालिस बोवालिस दो प्रकार की भैंसें होती हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि कौन कौन सी इसकी ब्रीड है, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। भारत को भैंसों की जन्मस्थली कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए भारत को भैंसों की जन्मस्थली कहा जाता है, यानी कि भैंसों का देश है। ठीक है, ये ना समझ लेना भैंस सब आदमी सब हो गए, भैंस जन्मस्थली है भैंसों की, है ना। इसके बाद अफ्रीकन भैंस को स्वार्म बफेलो, ये देखिए लिखा हुआ है, दलदली भैंस कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम बोवालिस आर्नी है। ठीक है, यहाँ पर ई है, और बोवाल 2n=48 है ना, और बोवालिस बोवालिस जो है वो भारतीय भैंस है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला देखिए, ये भारतीय भैंस है वाटर बफेलो जिसको कहते हैं, इसी को जल भैंस कहते हैं, यानी कि तैरने में से बहुत अच्छा लगता है। इसी को बोवालिस बोवालिस कहते हैं, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=50 होता है। भारत की पहली क्लोन्ड भैंस महिमा है ना, क्लोन्ड भैंस। क्लोन्ड भैंस देखिए क्या होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गाय या भैंस में होता है तो उससे जो बच्चा बनता है वो क्लोन्ड नहीं होता है। अब गाय के या भैंस के शरीर से ही उसी की तरह सोमेटिक सेल्स के द्वारा हम नए बच्चे का निर्माण करते हैं, दिस इज नोन एज क्लोन्ड बफेलो या क्लोन्ड काऊ हो जाएगी। तो उसके जो है सोमेटिक सेल्स से इसका निर्माण किया गया था कायिक कोशिका से, तो उसी को कह दिया गया क्लोन भैंस। तो भारत की पहली क्लोन भैंस जो थी उसका नाम था महिमा। ठीक है, और ये जो भारतीय भैंस हम बता रहे हैं वाटर बफेलो, तो वाटर बफेलो आप देख रहे हैं क्या है इसका नाम, बोवालिस बोवालिस और 2n=50, और उसका नाम था जो है बोवालिस आर्नी 2n=48। वो दलदली भैंस थी यानी कि अफ्रीका में पाई जाती है, ये भैंस जो है भारतीय भैंस। तो इतना आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है केवल। अब आगे बात करते हैं मुर्रा की। अब नेक्स्ट आएगी आपकी मुर्रा भैंस। ठीक है, भैंसों में आ गई मुर्रा। चलिए, अब मुर्रा का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, देखिए। तो पहले ओरिजिन प्लेस इसका नहीं पूछा जाता है, दिल्ली है वैसे, दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र, करनाल गुड़गांव वाला क्षेत्र इसका जन्म स्थान माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है कि काला स्याह इसका रंग होता है, रंग कैसा होता है, काला स्याह होता है। दूसरा, इसके बॉडी पर सुनहरे बाल होते हैं। तीसरे, इसके जो है सींग जो होते हैं गोल छल्ले की तरीके से होते हैं। फिर इसका दुग्ध उत्पादन देखें हम तो 1700 से 1800 लीटर होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसके सब लिखे हुए हैं, दिल्ली या पंजाब का दक्षिणी भाग और हरियाणा का हिसार और रोहतक वाला क्षेत्र जो होता है इसका ओरिजिन प्लेस है। रंग काला स्याह, कभी कभी शरीर पर सुनहरे बाल, ये देखिए बीचों में पूछा गया है कि शरीर पर कभी कभी सुनहरे बाल होते हैं, वो किस नस्ल के होते हैं, तो इसी को कह दिया सुनहरे न करके उसने कहा भूरे बाल होते हैं शरीर पर। तो लड़के जो है भदावरी को लगा है, ये गलत है। शरीर पर भूरे बाल मुर्रा के भी होते हैं। ठीक है, भदावरी का तो रंग तांबा की तरह होता है, भूरा भी होता है। ठीक है ना, थोड़ा समझना पड़ता है वहां पर। और रंग जो होता है काला स्याह इसका मुर्रा का होता है, सींग गोल छल्ले की तरीके होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, है ना। और 1700 से 1800 लीटर दूध देती है प्रतिज्ञान काल में। अब देखिए आपको मुर्रा दिखा दे रहे हैं, वैसे देखिए सभी ने होगी, इसका कोई जो है तोड़ नहीं है। देखिए कि छोटे किसान के लिए नहीं, छोटे किसान के लिए अगर हम सबसे अच्छी भैंस की बात करें नस्ल की, तो मुर्रा और सूटी के बीच की नस्ल है मेहसाना, सबसे अच्छी नस्ल है। और मुर्रा अगर आप देखेंगे, देखिए भाई इसको देख ही लेते हैं, है तो बड़ा खतरनाक है ना, देखने में जो है बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि हाँ मुर्रा है ना। ये देखिए इसका भैंसा है, तो आगे से देखते हैं इसका चेहरा। ये देखिए मुर्रा है, ये देखिए मुर्रा। ठीक है, देखिए सींग बिल्कुल गोल है, रंग बिल्कुल काला स्याह दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये मुर्रा भैंस है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन भी इसका अच्छा होता है। तो ये इस तरीके से मुर्रा भैंस आपने देखी, ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, इसको ज्यादा दिखाने की आवश्यकता है भी नहीं। तो इसका पूरा जो है आपको याद करना है कि ओरिजिन कहाँ है। उसके बाद रंग काला स्याह होता है, छल्ले की तरह सींग होते हैं, बाड़ी पे कभी कभी भूरे या सुनहरे धब्बे पाए जाते हैं, और दुग्ध उत्पादन 1700 से 1800 लीटर प्रति का होता है। इतना आपको याद। चलिए अगला है भदावरी।
तो भदावरी जो है इसका जन्म स्थान भदावर क्षेत्र, आगरा की बात तहसील का भदावर क्षेत्र माना जाता है। और इसका रंग जो है तांबे की तरह होता है। तांबे की तरह रंग होने के कारण यह वातावरण के अनुकूल ज्यादा होती है, यानी कि इसके ऊपर गर्मी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और दुग्ध उत्पादन भी इसका जो होता है अच्छा होता है। और इसके लगभग 1200 से 1300 लीटर होता है। और इसके दुग्ध में जो है वसा जो होती है वो 13% पाई जाती है। हाईएस्ट फैट कंटेंट पूछा जाता है। तो आपको दिखाते हैं भदावरी। भदावरी भैंस के विषय में दिखाते हैं। ये देखिए, हमने कहा था भूरी होती है। ये देखिए, ये आपकी आ गई भदावरी, है ना। ये देखिए, ये भदावरी ऐसी होती है भूरी, है ना। इसका रंग काला नहीं है, एकदम से भूरा है ना। तो ये होती है भदावरी भैंस। इसके ऊपर ज्यादा टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके दूध में 13% बसा होती है और 1200 से 1300 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है। इसका ओरिजिन प्लेस आगरा की बात तहसील का भदावर क्षेत्र माना जाता है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा फैट कंटेंट होता है, बसा की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। इतना आपको इसमें जो है पढ़ना है। तो ये हो गई आपकी भदावरी। अब बात करेंगे नीली रावी की, ठीक है। तो नेक्स्ट नस्ल है जिसको नीली और या नीली रावी भी कहा जाता है, नीली नस्ल या नीली रावी। अब देखिए, इसका जन्म स्थान जो है फिरोजपुर को माना जाता है। पंजाब की सतलज नदी की घाटी या फिरोजपुर को माना जाता है। इसकी देखिए विशेषता क्या है। इस नस्ल में बाडी में जो है कहीं कहीं पर सफेद चकत्ते पाए जाते हैं, पैरों में, पूंछ में और सर पे सफेद टीका। ये इसकी विशेषता होती है। सर पे सफेद टीका होता है और पैर और पूंछ में जो होते हैं सफेद रंग के धब्बे होते हैं। और साथ साथ में इसके जो मिल्क होता है उसमें 10% से कम चिकनाई नहीं होती या बसा नहीं होती है। और एक बात बताएं इसमें कि मिल्क प्रोडक्शन इसका अच्छा होता है, लगभग 1500 से 1600 लीटर प्रति जो है ब्याजकार होता है। और 10% से कम फैट नॉट लेस देन, है ना, फैट नॉट लेस देन, यानी कि फैट जो होती है वो 10% से कम नहीं होती है। सिर, पैर और पूंछ पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसका जन्म स्थान जो है फिरोजपुर को माना जाता है। अब देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन सी नस्ल, नीली रावी। कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी, है ना, नीली रावी। नीली रावी देखिए, हमने बताया है ना आपको कि सर, पैर और पूंछ पर सफेद रंग का धब्बा, ये इसका जो है प्रमुख गुण है। देखिए, ये इसमें प्रमुख विशेषता होती है इसकी नस्ल की, है ना। कौन सी प्रमुख विशेषता होती है? सिर, पैर और पूंछ पर सफेद रंग का धब्बा, दिस इज नॉन एज नीली रावी, ठीक है। ये नीली रावी की प्रमुख पहचान होती है, नीली रावी नस्ल की। चलिए, ये देखिए, ये, और इसकी आंखें भी कभी कभी इसी वजह से भूरी हो जाती हैं। ये देखिए, ये है नीली रावी। ये देखिए, मुंह बिल्कुल सफेद है और पैर के नीचे, और नीचे देखिए पूंछ भी, ये देखिए पूंछ सफेद है, पूंछ वाला गुच्छा ये सफेद है, ये पैर सब नीचे वाले सफेद है। इसी को इट इज आल्सो नोन एज पचकल्याणी, इसी को कहा जाता है पचकल्याणी भैंस की नस्ल कौन सी है। ये बीएचओ में पूछा गया है, भैंस की पचकल्याणी नस्ल कौन सी है, तो इसी को पचकल्याणी कहते हैं, है ना। पैर देखिए सफेद, सर पे सफेद माथा है, टीका है, और ये जो है पूंछ भी सफेद, है ना। और देखिए इसके स्पॉट अयन पर भी आ गए, अडर पर भी। बॉडी काली होती है, देखिए बॉडी पूरी काली है इसकी। तो दिस इज नॉन एज पचकल्याणी ब्रीड, जिसको हम नीली रावी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की होती है। अगली देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है जाफराबादी। देखिए, ये भैंस की सबसे भारी भरकम नस्ल है। इसका गलकंबल जो होता है सबसे ज्यादा विकसित होता है। और इसका जन्म स्थान काठियावाड़ जिला माना जाता है, गुजरात का, या जाफराबाद इसी को कहा जाता है। इसके बगल में ही है जाफराबाद। और ये भी दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भैंस की नस्ल है। 1300 से 1400 लीटर प्रति ब्याज देती है। तो देखिए, जाफराबादी अगर आप देख लेंगे तो आप डर जाएंगे, बहुत भयानक होती है ना। देखिए कैसी होती है, देखिए जाफराबादी। जाफराबादी के सिंग नीचे की तरफ होंगे, है ना, और गलकंबल बहुत ज्यादा विकसित होगा, तो वो कहलाएगी आपकी जाफराबादी, ठीक है। ये लगेगा आपको देख के कि हमें मारने के लिए आ रही है ना। इसका चेहरा खराब होता है, लेकिन दुग्ध उत्पादन हमें क्या करना है, भैंस है ना, दुग्ध उत्पादन ही तो लेना है, और क्या करना है इसका। ये देखिए, और इसका गलकंबल भी बहुत ज्यादा विकसित होता है ना। ये देखिए, बताया था ना कि इसका चेहरा जो है बहुत खराब होता है, सुंदर नहीं लगती है देखने में, लेकिन हमें मिल्क लेना है। और इसका जो गलकंबल है ये भी काफी विकसित होता है। देखिए चेहरा इसके, हमने बताया सींग नीचे के लिए होते हैं। देखिए सींग नीचे के लिए है और चेहरा बिल्कुल खराब लग रहा है देखने में, है ना। ये लग रहा है इसके चेहरे पे किसी ने कुछ मार दिया हो, बैठ गया, ठीक है। और इसका गलकंबल जो है ये यहाँ पर देखिए खूब विकसित होता है सबसे ज्यादा। और गाय भैंस की सबसे भारी भरकम नस्ल है। देखिए बहुत बड़ी आपको दिख रही होगी, छोटी नहीं दिख रही होगी। गुजराती है ना, गुजराती लोग ऐसे होते हैं। तो देखिए इतनी मोटी भैंस की नस्ल है, बहुत भारी भरकम नस्ल है, ठीक है। और यहाँ पर गलकंबल है, ये इसका जो है चेहरा है, और सींग जो है इसके नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसी को जाफराबादी कहते हैं। और इसका गलकंबल जो होता है बहुत ज्यादा विकसित होता है, और इसी को भैंस की सबसे ज्यादा भारी भरकम नस्ल कहा जाता है। यही है आपकी जाफराबादी। और 1300 से 1400 लीटर प्रति ब्याज का दुग्ध उत्पादन इसका होता है। अब अगली हम भैंस की नस्ल देखेंगे विद्यार्थियों, मेहसाना जिसे कहते हैं। तो मेहसाना जो है सबसे अच्छी हमारे हिसाब से, अगर
किसान के लिए देखें तो किसान के लिए सबसे अच्छी भैंस की नस्ल है, दिस इज नोन एज मेहसाना। मेहसाना जो है सूरती और मुर्रा के बीच का क्रॉस है, और इसके जो सींग होते हैं वो दराती या हंसिए की तरीके के होते हैं। ये नस्ल जो होती है वो खूंटे पे कम चारे और दाने में जो है पल जाती है और बढ़िया दुग्ध उत्पादन देती है, उसे हम कहते हैं मेहसाना। चलिए देखेंगे मेहसाना के विषय में। पहले आपको मेहसाना दिखा दे रहे हैं। क्या करता है देखिए, अभी बता रहे हैं आपको मेहसाना। देखिए ये सबसे अच्छी क्रॉस ब्रीड है। हमने क्रॉस ब्रीड क्या, क्रॉस ब्रीड ही समझ लें, सूरती और उसके बीच की जो है नस्ल है। किसके किसके बीच की? सूरती और मुर्रा के, ठीक है। तो इसका जो सींग होता है वो किस तरीके का होता है? दराती या हंसिए के तरीके का सींग होता है, और ये कम चारे पर ही जो है अच्छी तरह से रह सकती है, तो इसी को कहते हैं मेहसाना भी, ठीक है। तो मेहसाना की देखिए मेहसाना जो है आपकी इसमें, चलिए मेहसाना दरअसल क्रॉस है ना, तो ये देखिए इस टाइप की होती है मेहसाना, है ना, हंसिए के तरीके के सींग होते हैं। ये इसके सिम्टम में रहता है, और मझोले किस्म की भैंस की नस्ल होती है, और सबसे अच्छा दुग्ध उत्पादन भी है, और कम चारे दाने पर जो है पल जाती है। ये देखिए ये है मेहसाना। देखिए हंसिए की तरह सींग बताए थे ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये सींग जो है हंसिए के तरीके से, ये देखिए हंसिया जैसा हंसिया होता है ना घास काटने वाला, उसी तरीके के इसके सींग होते हैं, तो ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। और इसका जन्म स्थान जो है मेहसाना जिला माना जाता है। आगे देखेंगे इसमें, तो देखिए मुर्रा और सूरती के बीच की नस्ल है, जो गुजरात के मेहसाना जिला में पाई जाती है। मैंने बताया था ना जिला मेहसाना है, और नस्ल सूखा समय बहुत कम रहता है, यानी कि ड्राई पीरियड इसका जो होता है, इस नस्ल का ड्राई पीरियड। यानी ड्राई पीरियड क्या होता है कि जब भैंस ने या गाय ने किसी ने भी दूध देना बंद किया और फिर नेक्स्ट उसकी काल्विंग हुई, तो उतने बीच के समय को जो होता है वो ड्राई पीरियड हम कहते हैं, सूखा समय कहते हैं, ठीक है। तो सूखा समय इसका जो होता है वो बहुत कम रहता है, इसलिए कृषकों के लिए सबसे अच्छी, किसानों के लिए ये नस्ल जो है बताई गई है, ठीक है। तो कम चारे में भी पाली जा सकती है, चारा जो होता है कम चारे में पाली जा सकती है, इसको भैंस की सबसे उत्तम नस्ल कहते हैं। कैसी नस्ल कहते हैं? सबसे उत्तम नस्ल किसानों के लिए कहा जाता है, और 1300 से 1800 लीटर तक प्रतिज्ञात दूध उत्पादन देती है, तो इसे कहेंगे मेहसाना ब्रीड। इसकी भैंस की मेहसाना ब्रीड हो गई। तो ये विद्यार्थियों आज आपका जो है हमने भारवाही गाय की नस्लें, मेहसाना जो भैंस की नस्लें हैं, है ना, भारवाही गाय की नस्लें हैं, विदेशी गाय की नस्लें और क्रॉस ब्रीड है ना। जर, करण स्विस, करण फ्राइज। अच्छा ठीक है बेटा सत्येंद्र, उसमें गलती ये हो गई है, आपने बताया था, हमें ध्यान आ गया। करण शायद हमने दो चीजें एक साथ ही उसमें टाइप थी, करण फ्राइज और करण स्विस, ऐसा कुछ है। उसमें दोनों में होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस में कर दिया था, तो जिसमें स्विस है तो आप समझ लीजिए कि स्विस का मतलब है ब्राउन स्विस से क्रॉस हुआ है, बस इतना समझिए आप, ठीक है। दोनों नाम सेम सेम है ना, उसमें बता रहा है ना, करण स्विस, करण फ्राइज, है ना। तो करण स्विस जो है वो ब्राउन स्विस से क्रॉस हो जाएगी, वो फ्राइज है तो होल्स्टीन फ्रीजियन से हो जाएगी। कोई इसमें इतनी बड़ी समस्या वाली बात तो है नहीं कि करण स्विस है जो, तो ब्राउन जो स्विस है, तो स्विस का मतलब ब्राउन स्विस वाला जो है मेल है, और अगर फ्राइज है तो होल्स्टीन फ्रीजियन वाला मेल है, ठीक है। जर सिंध है तो जर्सी लाल सिंधी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस है उसका, ठीक है। तो उसमें एक होल्स्टीन फ्रीजियन की जगह पे ब्राउन स्विस करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपकी जो है हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी, ठीक है। और अगले क्लास में जो है हम फिर पशुपालन की क्लास में तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है पोल्ट्री का बताएंगे आपको, नस्लों के विषय में।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो आप सभी लोग पुनः लाइव आ जाइए। तो आज हमारा जो हमने आप सबको कल जो पढ़ाया था जनरल एग्रीकल्चर, तो आज हमारा जनरल एग्रीकल्चर का समझ लीजिए चौथा लेक्चर है। तो हमने जो पिछला लेक्चर बताया था उसमें एनिमल हस्बेंड्री के यानी कृषि पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो लगभग हमारे कंपटीशन के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो हमने आप सबको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बताए थे, तो उसको आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करते रहिए, जिससे आप सबके 10 क्वेश्चन तो एनिमल हस्बेंड्री में आते, बाकी सब पढ़ा रहे हैं, तो उससे भी आपका कंसेप्ट जो रहेगा, जो थ्योरी बेस पे कंसेप्ट अगर कंसेप्ट बेस पे पूछ लेता है वो भी क्लियर हो जाएगा। प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उसको इधर से हम जनरल एग्रीकल्चर के रूप में कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने आप सबको बताया था कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए कि जो आपके संपर्क में जो भी बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनको ज्वाइन कराने की कोशिश करिए। तो एक बार पुनः करें कि आप सबके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं कोशिश करिए कि हर स्टूडेंट 1 से 2 बच्चे अगर ज्वाइन करा देता है तो काफी आप सबका सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम आप सभी से हमें उम्मीद होगा कि आप जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल हमने 70 क्वेश्चन नंबर 17 70 तक कंप्लीट करा दिया था। आज उसके आगे देखते हैं कि नसबंदी किए गए गवर्नर को क्या कहा जाता है। नहीं, जो हमारे गवर्नर होते हैं, जैसे गांव में लोकल भाषा में बैल बोला जाता है, तो गवर्नर जो होता है उन्हें नसबंदी, तो नसबंदी किए गए गवर्नर को क्या कहा जाता है, तो टीचर बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीचर बुल। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है में कि नसबंदी किए गए गवर्नर या गौ पशु को क्या कहा जाता है, गौ पशु को क्या कहा जाता है, तो टीचर बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीचर बुल कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है कि पशुओं में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। यानी जो हमारे एनिमल होते हैं उनमें कुल लगभग कितने दांत पाए जाते हैं, तो कुल दांतों की जो संख्या होती है 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। तो ये ध्यान रखना, पशुओं में कुल दांतों की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है, तो 32। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है कि पशुओं के सामान्य स्वरूप के लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं। यस, हाँ, पशुओं की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सामान्य जो स्वरूप होता है बाहर से देखा जाता है कि सामान्य स्वरूप पर कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं। हम सब इंटरमीडिएट में इसमें 25 अंक रहेगा। क्या रहेगा, 25 अंक। तो हम सब इंटरमीडिएट में देखेंगे एक जो होता है पशुओं की जो भी मेन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनके जो भाग होते हैं शरीर पे, उस पे किस पे कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं, ये चैप्टर उसमें जरूर है। तो इससे एक दो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन तो कभी कभी पूछे जा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पशुओं के सामान्य स्वरूप अगर नॉर्मल रूप से देखा जाता है तो सामान्य रूप से कितने अंक निर्धारित होते हैं टोटल, तो 25 अंक निर्धारित होते हैं। कितने, 25 अंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि साढ़ की क्रियाशीलता पर कितने अंक निर्धारित होते हैं। क्या होता है, साढ़ की क्रियाशीलता पर कितने अंक निर्धारित होते हैं, तो 6 अंक निर्धारित हो जाएंगे। कितने अंक हो जाते हैं, 6 अंक निर्धारित हो जाएंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पूछा गया कि नसबंदी किए गए गवर्नर को क्या कहा जाता है, टीचर बुल कहा जाता है। पशुओं के मुंह में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। गाय के सामान्य स्वरूप के लिए कुल कितने अंक निर्धारित होते हैं, तो 25 अंक निर्धारित होते हैं। उसमें साढ़ की क्रियाशीलता पर कितने अंक निर्धारित होते हैं, तो 6 अंक निर्धारित हो जाएंगे। कितने, 6 अंक। तो ये हमारे जो क्वेश्चन इसको आप सब अच्छे से नोट करते चलिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आया था कि पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। यानी पशुओं को अगर देखा जाता है कि चिन्हित जो किया जाता है, यानी उसको जैसे अब चिन्हित क्यों किया जाता है, जैसे भीड़ में कई लोग पशुओं को लेकर चराने के लिए चारागाह में ले जाते हैं, तो भीड़ में पशु आपस में मिल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो उनको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें चिन्हित किया जाता है। क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। तो पशुओं को चिन्हित करने की जो सर्वोत्तम विधि होती है, टैटूइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैटूइंग हो जाएगा। जैसे किसी किसी में हो जाता है कि कान काट कर हो जाता है, छल्ला पहना कर या टैग लगाकर, क्या होता है, टैग लगाकर। तो इन सभी विधियों से लगभग पशुओं को मतलब चिन्हित किया जाता है। तो विभिन्न लोग अलग अलग लोग अलग अलग मेथड या विधियों से पशुओं को पहचाना, यानी उसको पहचानने के लिए चिन्ह लगाते हैं। तो जो इसमें सर्वोत्तम विधि मानी जाती है कि पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो टैटूइंग मेथड होता है। कौन सा, टैटूइंग विधि। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाता है कि सिंह रोधन की सर्वोत्तम विधि। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सिंह रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग कई बार पूछा गया कि पशुओं को चिन्हित करने के यानी पशुओं को सिंह रोधन के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा इन्हें सिंह रोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है कि मुर्गियों को चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेटिंग। किसका, टेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका, टैगिंग हो जाएगा, सॉरी, टैगिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका, टैगिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 आ जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पशुओं को बधियाकरण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जैसे सिंगरोधन करने के लिए और बधियाकरण करने के लिए, तो सिंगरोधन के लिए कास्टिक पोटास की छड़ का प्रयोग करते हैं और बधियाकरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बधियाकरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वर्टिजो कैस्टेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वर्टिजो कैस्टेटर का प्रयोग किया। इसमें दो क्वेश्चन तो हमारे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, नंबर 1 सिंगरोधन का पशु में सिंगरोधन किस द्वारा किया जाता है, तो कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा। और दूसरा जो हमारा ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पशुओं को बधियाकरण करने की कौन सी विधि या किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वर्टिजो कैस्टेटर नामक यंत्र का। किसका, वर्टिजो कैस्टेटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो जनरल क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, तो समझ लीजिए जनरल एग्रीकल्चर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद करते चलिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन वहां पर फिर आगे 79 कि नसबंदी किए गए गवर्नर को क्या कहा जाता है, तो टीचर बुल कहा जाता है। ये क्वेश्चन उसका आ जाता है कि बच्चियों को बधियाकरण करना क्या कहलाता है, यानी बच्चियां जो होती है उन्हें बधियाकरण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, स्पेइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेइंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 आ जाता है कि साढ़ को नियंत्रित करने के लिए, अब जो साढ़ होते हैं अगर उन्हें नियंत्रित करने के लिए किस किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानते हैं कोई भी जैसे बीमारी हो गया या किसी कारणवश उन्हें नियंत्रित करके गिराना है, नियंत्रित करके गिराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पहला हो जाए बुल,
बुल होल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुल होल्डर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बुल रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुल रिंग। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? बुल मास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुल मास्क। तो ये आपको ध्यान रखना कि पशुओं को नियंत्रित करने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ये रहेगा, पहला यानी इसमें 3 यंत्र, बुल होल्डर हो जाएगा, दूसरा है बुल रिंग हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? बुल मास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुल मास्क। क्वेश्चन नंबर 81 आ जाता है कि सांड के वीर का पीएच मान, यानी जो स्पर्म होता है सांड का, उस स्पर्म या वीर जैसे बोला जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 6.7 होता है। कितना होता है? 6.7। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि सांड के स्पर्म या वीर का पीएच मान कितना होता है? तो 6.7 होता है। ये जो क्वेश्चन है ये ईपी कैटेगरी में पूछा गया है। तो इसीलिए जैसे सिंगरोधन के लिए कौन सा सबसे अच्छी विधि? तो कास्टिक पोटाश की छड़ द्वारा। बधियाकरण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वाडिजो कैस्टेटर। ये 2-3 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नसबंदी किया गया डोनर को क्या कहा जाता है? टीचर बुल। बच्चियों को बधिया करना स्प्रेइंग कहा जाता है। और सांड को नियंत्रित करने के लिए किस किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बुल होल्डर हो जाएगा, बुल रिंग और बुल मास्क हो जाएगा। सांड के वीर या स्पर्म का पीएच मान 6.7 होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 आ गया। Doddy. से 7.8। हाँ, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया या कब किया गया? तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने और कब किया। तो अगर पूछ लेता किसने किया, तो किसने अगर पूछ लेगा तो डॉक्टर संपत कुमार। किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार। अब कब किया गया था? 1939 में इन्होंने किया था। कब किया था? 1939 में। मतलब कृत्रिम रूप से, क्या कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से इन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया था? तो 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। किसने किया? Doddy. क्रिया को पैदा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शुक्राणु की उत्पत्ति किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? अगर पूछ लेता कि जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं जो उत्पन्न होते हैं वो किस कोशिका के द्वारा होते हैं, किस सेल के द्वारा होते हैं? तो स्पर्मेटोगोनिया। इसके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं के द्वारा। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्राणु उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु की उत्पत्ति किन कोशिका के द्वारा होती है? तो स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं के द्वारा होता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर संपत कुमार ने कब किया था? 1939 में। अब ये क्वेश्चन आ जाता है 90 कि बीबीसी परीक्षण द्वारा, अब बीबीसी परीक्षण का टेस्ट किया जाता है। क्या परीक्षण का टेस्ट किया जाता है? जिसके द्वारा किस किस चीज का पता लगाया जाता है? तो बीबीसी परीक्षण द्वारा वीर्य या स्पर्म जो होता है, क्या होता है? वीर्य या स्पर्म की शुद्धता तथा उसकी स्वच्छता का पता लगाया जाता है। किसका? वीर्य या स्पर्म जो होता है। तो ये आप अलग से नोट कर लीजिए, हो सकता है कभी पूछा जा सकता है कि बीबीसी परीक्षण द्वारा किसका पता लगाया जाता है, यानी किसकी चीज का परीक्षण किया जाता है? तो स्पर्म में जो स्पर्म या वीर्य जो होता है उसकी शुद्धता एवं स्वच्छता का पता लगाया जाता है। किसका? वीर्य की शुद्धता एवं स्वच्छता का पता लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि शुक्राणु उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु की उत्पत्ति किस कोशिका के द्वारा होती है? तो स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं के द्वारा होती है। बीबीसी परीक्षण द्वारा, यानी बीबीसी परीक्षण द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो जो स्पर्म होता है उसकी शुद्धता एवं स्वच्छता का पता लगाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 91। अब जाता है एमबीआर। क्या जाता है? एमबीआर परीक्षण द्वारा किसका पता लगाया जाता है? वीर्य या स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या। किसका? वीर्य या स्पर्म जो होता है उसमें शुक्राणुओं की संख्या तथा उनकी गति का पता लगाया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमबीआर परीक्षण द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो एमबीआर परीक्षण द्वारा किसका पता लगाया जाएगा? वीर्य या स्पर्म में जो शुक्राणुओं की कितनी संख्या पाई जाती है उसका तथा उनके गति का पता लगाया जाता है। क्या? गति का पता लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 92। अब आ जाता है भ्रूण या एम्ब्रियो जिसे बोला जाता है। क्या होता है? भ्रूण या एम्ब्रियो। अब भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास कहाँ पर होता है? तो गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। तो ये ध्यान रखना कि भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास किसमें होता है? तो गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 93 आ जाता है कि वीर्य संकलन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वीर्य या स्पर्म संकलन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कृत्रिम यौन विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कृत्रिम यौन विधि। तो इसको आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि वीर्य या स्पर्म के संकलन की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाती है? तो कृत्रिम यौन विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कृत्रिम यौन विधि। क्वेश्चन नंबर 94 आ जाता है कि कृत्रिम विधि से
गाय को गर्भित करने की सर्वोत्तम विधि, यानी अगर देखा जाता आर्टिफिशियल रूप से अगर गाय को गर्भित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है, तो गुदा यौन विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुदा यौन विधि हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि कृत्रिम विधि से जो गाय को गर्भित करने की सर्वोत्तम विधि, कौन सी विधि जो होता है कृत्रिम विधि से गर्भित करने की अच्छी मानी जाती है, तो गुदा यौन विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुदा यौन विधि। अब क्वेश्चन नंबर 95 आ जाता है एवोमेजम। एवोमेजम को क्या कहा जाता है? सत्य पेट। सत्य पेट क्या हो जाएगा? सत्य पेट कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना। अब एक चैप्टर देखेंगे जो यानी जनन अंग, जो पशुओं से संबंधित जनन अंग है, उसमें काफी इससे संबंधित एवोमेजम क्या होता है, अवोमेजम क्या होता है, कौन सा भाग द्वितीय होता है, कौन सा भाग प्रथम होता है, रेटिकुलम होता है, तो उसमें लगभग एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको सर पढ़ाएंगे, बाकी जो डिटेल से सर पढ़ा रहे हैं उसको आप सबको पढ़ाया जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन क्वेश्चन हो जाता है उसको हम यहाँ से कंप्लीट करा रहे हैं। तो एवोमेजम को क्या कहा जाता है? सत्य पेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्य पेट कहा जाता है। अब एमबीआर द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो स्पर्म यानी जो वीर्य स्पर्म होते हैं उसमें शुक्राणुओं की संख्या तथा उसकी गति का पता लगाया जाता है। भ्रूण का विकास किसमें होता है? तो गर्भाशय में हो जाएगा। किसमें? गर्भाशय में। वीर्य संकलन की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? तो कृत्रिम यौन विधि हो जाएगा। और कृत्रिम विधि से गाय को गर्भित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? तो गुदा यौन विधि हो जाएगा। एवोमेजम को क्या कहा जाता है? तो सत्य पेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्य पेट। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना कि दूध का निर्माण, अब दूध का निर्माण होता है किसमें? एल्ब्यूलाई कोशिकाओं द्वारा होता है। एल्ब्यूलाई कोशिकाओं द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो एल्ब्यूलाई कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगर इस तरह पूछ लेता है कि दूध एकत्रित किसमें होता है, दूध का निर्माण किसके द्वारा होता है और दूध एकत्रित कहां पर होता है? तो ल्यूमन में होता है। कहां पर होता है? ल्यूमन में होता है। अब ये क्वेश्चन जो लगभग मेरा भी पेपर बनाया था, पूछा था कि दुग्ध शिरा में बहता है। ये क्वेश्चन इंडिकेटर में पूछा गया था। दुग्ध शिरा में बहता है। अब दुग्ध शिरा में वो लोग जानते होंगे कि दुग्ध बहता है, तो उसमें आप इंटरमीडिएट की जो किताब उठाएंगे उसमें लगभग जहां दुग्ध विज्ञान या दुग्ध से संबंधित जो चैप्टर दिया है उससे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया है। तो वही क्वेश्चन वहां से उठा के पूछा गया था कि दुग्ध शिरा में बहता है, तो दुग्ध शिरा में क्या बहता है? दुग्ध नहीं, रक्त बहता। क्या? रक्त। तो ये क्वेश्चन वहां पर ये पूछा गया था और 2017 में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दुग्ध शिरा में क्या बहता? तो रक्त बहता है। तो वहीं से ये भी क्वेश्चन है कि दुग्ध का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो एल्ब्यूलाई कोशिकाओं के द्वारा होता है। दूध एकत्रित कहां पर होता है? तो ल्यूमन में होता है। कहां पर होता है? ल्यूमन में होता है। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दूध उतारने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लेट डाउन। हाँ, कि दूध उतारने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लेट डाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेट डाउन। मतलब वो नीचे किया जा रहा है। क्या? निकाला जा रहा है। लेट डाउन मतलब नीचे की तरफ। आप सब देखे होंगे दूध निकाला जाता है तो नीचे की तरफ ही निकाला जाता है। तो दूध, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि दूध उतारने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लेट डाउन। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है 99 कि लेट डाउन की क्रिया करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? या इस तरह भी पूछा जा सकता है, या इस तरह पूछा जा सकता है कि दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक दवा जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। देखते हुए हमने देखा है कि पशुओं को यानी दुग्ध निकालने के लगभग 10 मिनट या 5 मिनट पहले उसको लगा देते। क्या होता है? लगा देंगे। उसका लगाने के बाद उसके बाद 2-4-5 मिनट बाद क्या होता है? जो दूध होता है वो थन में अपने आप आ जाता है और ये इस दूध थन में आ जाएगा और इसका जो प्रभाव रहता है ये 5 से 7 मिनट तक रहता है। कितने समय तक रहता है? 5 से 7 मिनट तक रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया इंडिकेटर में कि ऑक्सीटोसिन का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव रहेगा वो 5 से 7 मिनट तक रहता है। कितने? 5 से 7 मिनट तक रहता है। तो यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है हमारे पेपर में। तो पहले ये ध्यान रखना कि दूध उतारने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लेट डाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेट डाउन। अब दूध उतारने के लिए लेट डाउन क्रिया करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन का जो होता है प्रभाव कितने समय तक रहता है?